हेलो एवरीवन, राज सिविल सर्विस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 13 अक्टूबर 2023 का करंट अफेयर। मुंद्रा बंदरगाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, ये बंदरगाह प्रत्येक मौसम में ओपन रहता है। कथन नंबर 2, ये भारत सरकार के द्वारा संचालित होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। आगे देखिए, आगे देखें 2022 में भारत सरकार के द्वारा जो खुदरा मुद्रा इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन प्राइस इंडेक्स के बारे में इंडेक्स जारी किए गए। इसके अंदर भारत सरकार के द्वारा जो इंडेक्स जारी किया गया तो उसमें इंडेक्स में 6.83 से घट करके 5.2% रह गया है, जो कि भारत सरकार की जो आरबीआई की मौद्रिक नीति है, आरबीआई की मौद्रिक नीति के तहत 2016 में यह प्रावधान किया गया कि भारत में जो इन्फ्लेशन है 4+2 या 4+2 या -2 इसमें शामिल हो सकता है। भारत में जो इन्फ्लेशन रेट है, इन्फ्लेशन रेट को मापने के लिए दो प्रकार के इंडेक्स हैं, एक सीपीआई रहेगा, एक डब्ल्यूपीआई रहेगा। सीपीआई में जैसे रहता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंतर्गत वो वस्तु एवं सर्विस दोनों को शामिल किया जाता है, जबकि डब्ल्यूपीआई में केवल सेवा को शामिल किया जाता है। अब जो सीपीआई के रहता है, सीपीआई के अंतर्गत जितने रहते हैं 5 भाग रहते हैं, इसके अंतर्गत 5 भाग रहेंगे। 5 भाग के अंतर्गत जैसे जब रहेंगे तो इसमें रहेगा एग्रीकल्चर, रूरल, इंडस्ट्रियल, अर्बन और एक नगर पालिका। आगे देखिए 2023 में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में इसके अंतर्गत है कि भारत के स्थान 125 देशों में से 111वां स्थान प्राप्त किया है, जो कि विश्व के सर्वाधिक खराब देशों में से एक है। और 2022 में इसका जो स्थान था कि 121 देशों में से 160वां स्थान प्राप्त था, जो कि इस बार 111वां स्थान है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंतर्गत 4 चीज शामिल रहती है, जैसे अंडर नॉर्मलाइजेशन बेस्टिंग और चाइल्ड स्टैंटिक, चाइल्ड बेस्टिंग और चाइल्ड मोराटिलिटी रेट। जो चाइल्ड स्टैंटिक रहता है और चाइल्ड बेस्टिंग के अंतर्गत ये रहता है कि एज ज़्यादा हो जाती है लेकिन लंबाई ज़्यादा होती है लेकिन वेट कम रहता है। स्टैंटिक के बारे में रहता है कि ठेंगा रहता है व्यक्ति, और मोटिलिटी रेट में रहता है क्या रहता है कि उसमें बाल मृत्यु दर उसमें अधिक रहती है। तो जो अभी वर्तमान में है, जो भारत सरकार के जो भारत की स्थिति है, तो भारत में 58% एनीमिया से ग्रसित महिलाएं हैं और 16.6% अंडर नॉर्समेंट के अंदर 16.6% है। चाइल्ड बेस्टिंग 16% है। देखिए 2023 का जो सरस्वती सम्मान है, तो 2023 का सरस्वती सम्मान तमिल भाषा में दिया गया शंकरी कुमार को दिया गया है, और 1991 से इसको बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। 2022 में राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान किसे दिया गया है, तो ये धर्मेंद्र को दिया गया है। भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित निजी रेलवे स्टेशन है कमलापति रेलवे स्टेशन है। और कमलापति रेलवे स्टेशन को जो संचालन कर रहा है तो 2017 से बंसल ग्रुप के द्वारा एमपी का एकमात्र निजी सेक्टर के द्वारा संचालित होने वाला है। मध्य प्रदेश की पहली ग्राम पंचायत कोदरिया ग्राम पंचायत बनी। आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायत का नाम है कोदरिया ग्राम पंचायत। कोदरिया ग्राम पंचायत इंदौर जिला में स्थित है। एमपी का पहला महिला थाना जो आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला है तो है भोपाल जिला के अंतर्गत थाना शामिल है। आगे देखें वीरगाथा प्रोजेक्ट का संबंध किससे है, तो इसके संबंध है कि भारत सरकार के द्वारा 2021 में वीरगाथा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में जितने भी स्कूली विद्यार्थी हैं, तो स्कूली विद्यार्थियों के द्वारा भारत में जितने सशस्त्र बल हैं उन सशस्त्र बलों के संबंध में उनकी वीरता का प्रदर्शन करेंगे।
आदि महोत्सव के बारे में देखिए, आदि महोत्सव तो भारत का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव में से एक है। इसका आयोजन 7 से 16 अक्टूबर के बीच दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव के अंतर्गत भारत के जितनी भी जनजातियों के कल्चर को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार काम कर रही है। और इसका जो आयोजनकर्ता होस्ट करने वाला है, तो करने वाला है ये ट्राइफेड। जो ट्राइफेड है तो जनजातियों के जो वन उत्पाद है, वनों उत्पादों को एक मार्केट प्रदान करने वाला एक मंच है। इसकी स्थापना 1987 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन भारत सरकार के किस मंत्रालय के तहत संचालन किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। भारत सरकार के द्वारा 8 अक्टूबर को विश्व स्तर पर विश्व हाइड्रोजन ईंधन दिवस के रूप में मनाया गया है। जो हाइड्रोजन ईंधन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार 2021 में और 2022 में राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति 2022 लाई और 2021 के बजट में भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन चालू किया गया था। धन विधेयक के संदर्भ में भारत के वर्तमान में CGI हैं, तो CGI उसमें कि ये क्या है कि धन विधेयक के संदर्भ में जो मार्गीय बाधाएं रहे तो उसको हल करने के लिए न्यायाधीशों के द्वारा 8 जजों के एक पीठ गठित करेंगे। आर्टिकल नंबर 145 को खंड नंबर 3 के तहत है कि खंडपीठ का गठन CGI के द्वारा किया जाता है। और जो धन विधेयक के संदर्भ में तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के उपखंड नंबर 1 के तहत निहित है। धन विधेयक के अंतर्गत 7 प्रकार के प्रावधान आते हैं। पहले जो किसी कर का अधिरोपण करना, उन्मूलन करना, छूट करना, परिवर्तन करना या विनियमन करना। दूसरे, भारत सरकार के द्वारा जितने भी लेन देन उधारी होंगे। और तीसरे में है कि भारत की संचित निधि उसमें आ जाएंगी, आकस्मिक निधि आ जाएंगी। लेकिन इसमें किसी प्रकार का जो जुर्माना रहता है, जुर्माने में जो राशि वसूल होती वो उसमें शामिल नहीं की जाती। और भारत के संचित निधि से धन का जो विनियोजन किया जाता है, किसी व्यय को भारत के संचित निधि पर जो भारित व्यय घोषित कर दिया जाता है। भारत के संचित निधि या भारत के सार्वजनिक खाते से धन की प्राप्तियां या ऐसे अभिरक्षा या जारी करने के संदर्भ में जो ऑडिट शामिल होते हैं, तो ऑडिट को उसमें शामिल किया जाता है। नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, यह ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विस के अनुरूप काम करेगा। कथन नंबर 2, भारत सरकार के द्वारा इसको संचालन करने के लिए इसको जो नोडल एजेंसी के रूप में IMD को प्राधिकार दिया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, 1 और 2 दोनों। एशियाई जंगली कुत्ते के संदर्भ में कौन से कथन सही है? तो इसका सही जवाब होगा कि जो एशियाई जंगली कुत्ता है, तो एशियाई जंगली कुत्ता राजस्थान, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाते हैं। योम किप्पुर युद्ध का संबंध किन देशों से है? तो इसका संबंध है 6 से 25 अक्टूबर 1973 में युद्ध जब हो जाता है, किसके बीच हो जाता है? इजराइल, मिस्र और सीरिया के बीच हो जाता है। तो इसमें जो अमेरिका रहता है, अमेरिका साथ दे देता है इजराइल का, और जो USSR रहता है तो वो साथ देता है मिस्र और सीरिया का। हालांकि 1998 में जब एक समझौता हो जाता है, उस समझौते के तहत ये युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई थी। 1978 के तहत कैप डेविड समझौते के तहत इजराइल के द्वारा क्या किया गया था कि जो सिनाई प्रायद्वीप को मिस्र को लौटा दिया गया था। जो सिनाई प्रायद्वीप लाल सागर के उत्तर में अवस्थित है। सिनाई प्रायद्वीप। मुंद्रा बंदरगाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? यह भारत का एकमात्र खुला बंदरगाह है जो कि प्रत्येक मौसम में चालू रहता है। कथन नंबर 2, इसका संचालन भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही। भारत सरकार के द्वारा जारी रिटेल इन्फ्लेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?
तो इसका कथन नंबर सही है कि सितंबर 2023 के बारे में रहा कि 6.83% इन्फ्लेशन रेट रहा, लेकिन जो सितंबर में है तो उसमें सितंबर 2023 में इन्फ्लेशन रेट 5.2% रहा। लेकिन 2016 से 21 तक जो मौद्रिक नीति समिति आरबीआई के द्वारा 2016 में एक कमेटी के गठित कर दी जाए, तो उस समिति के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया था। और 2005 में जो एफआरबीएम एक्ट आता, 2003 में एफआरबीएम एक्ट आता है, एफआरबीएम एक्ट आता, तो आरबीएम एक्ट के तहत यह प्रावधान किया कि भारत की इन्फ्लेशन रेट 4+2 रहेगी या 4-2 रहेगी, मतलब 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इन्फ्लेशन रेट को मापने के लिए भारत में जैसे दो प्रकार के हैं, एक तो सीपीआई रहेगा और दूसरा डब्ल्यूपीआई रहेगा। जो डब्ल्यूपीआई रहता है तो डब्ल्यूपीआई की शुरुआत 1941 से की जाती है। डब्ल्यूपीआई में केवल वस्तु को शामिल किया जाता है, और जो सीपीआई रहता है तो सीपीआई को जो किया जाता कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के, इसके अंतर्गत 697 वस्तुओं को शामिल किया, वस्तु और सेवाओं दोनों को शामिल किया जाता है। इसकी जो गणना की जाती है तो वार्षिक आधार पर जो गणना की जाती है सीपीआई के अंतर्गत, इसमें उपभोक्ता प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। जो डब्ल्यूपीआई रहता है, डब्ल्यूपीआई में केवल प्रोडक्शन करने वाली कंपनियां ही प्रभावित होती हैं। जो सीपीआई के बारे में, सीपीआई के इसके 5 क्षेत्र शामिल रहते: एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, नगर पालिका और रूरल और अर्बन शामिल रहते हैं। जो रूरल और अर्बन रहते हैं तो रूरल और अर्बन का जो मापन किया जाता है सीपीआई के तहत, रूरल प्लस अर्बन का जो मापन किया जाता है एनएसएसओ के द्वारा किया जाता है। जो एनएसएसओ रहता है, एनएसएसओ, तो इसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा 2019 में सीएसओ और एनएसओ का विलय करके एनएसएसओ की स्थापना कर दी जाती है। एनएसएसओ के बारे में ये भी रहता कि ये इन्फ्लेशन रेट के मूल्यांकन करने के बाद रिपोर्ट जारी करेगा। और भारत में जो गरीबी रहता है, गरीबी का भी मूल्यांकन इसी के द्वारा किया जाता है, गरीबी का मूल्यांकन।